कभी कभी जो इंसान सबसे पास होता है वही सबसे बड़ा धोखा दे देता है और उसी रिश्ते की वजह से जीवन के सारे अंधेरे सामने आ जाते हैं। यह कहानी भी कुछ वैसी ही है, जहां प्यार, विश्वास और साजिश एक दूसरे से टकराने वाले हैं। अगर आप इन नए मोड़ों को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप ऐसे ही रोमांचक किस्से पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शेयर करना भी ना भूलिए। सेक्शन 1, सरू। रचना और एक खतरनाक खीर की कहानी शुरू होती है। उस शाम से जब घर में खुशियों की हल्की सी हलचल थी, रसोई में चूल्हे की आग के पास सरू ने अपने हाथों से खीर बनानी शुरू की। उसके हाथों में वो नर्मपन था जो हमेशा घर के माहौल को गुनगुना बना देता था। पर उसी घर में अब किसी की चाल इतनी ठंडी थी कि उसकी हर मुस्कान के पीछे एक योजनाबद्ध साजिश छिपी हुई थी। अनिका का चेहरा तो रोज की तरह सामने नहीं था। वह बाहर से मासूम दिखती थी, पर भीतर से उसने जो जहर तैयार किया था वह बेहद चालाकी से बुना गया था। चरण नाम का वह आदमी जो हर बार किसी नई चाल में मदद करता आया, आज उसके हाथ में आंकड़े के पत्तों का दूध था। दिखने में दूध जैसा सफेद, पर असल में जहर जैसा खतरनाक। उसने चुपके से खीर के बर्तन में वो रस मिला दिया, और फिर बाद में जब सबने वह खीर चखी तो घर वालों की हंसी बीच बीच में रुकती गई। किसी के होंठ सुन्न होने लगे, किसी की आंखों में चमक ढलने लगी, और फिर पूरा घर एक एक करके बेहोश होने लगा। सरू जब बाहर से अंदर दौड़ी तो उसने देखा कि पक्का सा माहौल बदलता जा रहा है। लोग गिर रहे थे, लोग चीख रहे थे, पर उनकी आवाजें दूर की हुई लग रही थीं। उसे समझ आया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हरकत है। उसने उन बर्तनों की तरफ देखा जहां पहले उसने खीर पकाई थी, और वहां से उस अजीब सी धुआं सी गंध आ रही थी। कुछ जल रहा था, कुछ छला जा रहा था। वह दौड़ी दौड़ी सबको उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पहले तक तो सब बेहोश ही हो चुके थे। उसने तुरंत बाहर से मदद मांगनी चाहिए और अस्पताल बुलाया। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी प्रकार का जहरीला असर है, पर शुक्र की बात यह थी कि मात्रा इतनी नहीं थी कि तुरंत मौत हो जाए। सबको समय रहते इलाज मिल गया और जिनकी हालत चिंताजनक थी उन्हें भर्ती करवाया गया। पर घर का वो सुखद शाम अब काले साए में तब्दील हो गया था। सबकी नजरें सरू पर आ गईं क्योंकि खीर उसी ने बनाई थी। अनिका का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। सरू का दिल टूट सा गया, पर वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई ढूंढेगी और जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसे पकड़ेगी। अगले दिन जब सब थोड़ा संभला तो सरोजा ने अनिका को चिढ़ाकर कहा कि चलो, आज तुम भी सरू की खीर चखो। गवर्न करने की तरह सब मुस्कुराए। अनिका ने दिखावे के लिए कहा, मैं चलूंगी, पर उसने पहले ही सोचा था कि अगर वो खीर नहीं खाएगी तो सब उसकी शक्ल को बदलकर कहेंगे कि वह मासूम नहीं। जैसे ही उसने खीर का कटोरा उठाया, उसने दिखावा करते हुए उसे थूक दिया और कुछ दिखावा कर मना कर दिया। इसी गलत फहमी में अनिका का असली चेहरा सामने आया और सब समझने लगे कि शायद वही किसी साजिश में शामिल है। पर अनिका ने इतना चालाकी से सब कुछ मोड़ दिया कि जितनी बार भी कोई चीज साबित करना चाहता वह पलटकर उस पर फर्का डाल देती। जिस दिन यह साजिश पकड़ी जा रही थी, चरण ने कहा कि या तो तुम अपने परिवार को मरने दो या जो रचना है उसे लेकर आओ। और जो डोली के लिए कहा था वह दरअसल एक जाल था। चरण ने रचना की खैर कर देने की धमकी दी। कहा कि डोली में उसकी जगह कोई और बैठेगा, लेकिन सच में वो कुछ और ही करना चाहता था। पर सरू की समझदारी और हिम्मत ने उसे हारने नहीं दिया। उसने वेद से मिलकर एक चाल चली। वेद खुद डोली में बैठ गया, और जब वही डोली एंट्री के लिए तैयार हुई तो अचानक माहौल में हलचल मची। वो दृश्य जब वेद ने अपना चेहरा बाहर निकाला तो सब चौंक गए। रचना की जान बच गई क्योंकि सरू और वेद ने समझदारी दिखाई और उनका छोटा सा नाटक काम आया। सरू ने जोरदार तरीके से चरण पर हमला कर दिया। उस पर पलटवार किए गए। चरण का चेहरा रंग गया, परंतु कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता और कैसे समझदारी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इस बीच घर के लोग अब समझ चुके थे कि सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि शायद कई लोग इस साजिश में शामिल थे। अनिका की चालों का पर्दा जल्द ही उठना था। सरू ने अपने इरादे को और मजबूत कर लिया। उस शाम से जब उसने देखा कि परिवार को उसने बचाया है तो उसके मन में न्याय की आग ने जन्म लिया। अब उसकी चुनौतियां और अधिक थीं क्योंकि जिसने खीर में जहर डाला था वह और भी अधिक चालाक और घूमना फिरना जानता था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ गहराई से परखा गया। बर्तन,
रसोई की नोक झोंक, बचे हुए पत्ते, परछाइयां सबका इंतजार कर रही थी। इस बीच अनिका ने कभी ऐसी मासूमियत दिखाई कि उससे बड़ा कोई विश्वासघात संभव नहीं लग रहा था, और वही मासूमियत लोगों की सोच को बदल देती। पर सरू ने अकेले बैठकर रातों रातें गुजारनी शुरू कर दी। उसने हर संभव संकेत इकट्ठा किए, हर शक पर गौर किया, हर शब्द पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि चरण उस रात अचानक किस तरह से अजीब सन्नाटा बनाकर चला गया था, और उसकी आवाजें अब भी कानों में गूंज रही थीं। उसने ठान लिया कि निजी जांच शुरू करेगा, और सबसे पहले उसने वेद का साथ लिया। वेद ने कहा कि इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसकी परछाई में अब सच्चाई का पता लगाना था। वे दोनों मिलकर उन लोगों से मिलते जिन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। नील का नाम आना शुरू हुआ। वह जिस तरह से अचानक से वहां था जहां उसे होना नहीं चाहिए था। नील का व्यवहार ठंडा और संदिग्ध लगने लगा। सरू ने देखा कि नील कई बार अनु के आसपास से होकर गुजरता, परंतु उसकी नजरें अजीब सी होती थीं। फिर एक रात जब सब सोए थे तो अनु के फोन पर एक कॉल आई, और नील ने उसे वह कॉल कर दिखाई। नील ने अपना मकसद छिपाया हुआ था। उसने फोन बदलकर अनु से मिला जुला व्यवहार दिखाया ताकि वह आर्य तक का पता लगा सके। पर किस्मत ने फिर चाल चली। झेंडे, जो आर्य को छिपा कर रखे हुए था, वो गुस्से और डर के बीच फंसा हुआ था। जलंधर ने उसे बार बार धमकियां दी कि अगर उसने आर्य को सुरक्षित रखा तो सबका नाश कर दूंगा। झेंडे के पसीने छूट गए, पर उसने कुछ कहना पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे समझ में आया कि खेल अब बहुत बड़ा हो गया है। अनिका और चरण ने मिलकर कुछ और चालें तैयार कीं और नील को अपने जाल में और गहरी जगह पर धकेल दिया। नील अब उस कगार पर खड़ा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। उसने जलंधर को सारी बातें बतानी शुरू कर दी ताकि उसका और परिवार का कुछ भला हो। पर जलंधर ने अपनी नफरत छोड़ी नहीं। उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि आर्य की जिंदगी को बर्बाद करना और अनु की खुशी को मिटा देना भी था। परंतु कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सरू ने देखा कि वेद ने खुद को जिस तरह से डोली में बैठाकर खेल में मोड़ लाया, वह वाकई बहादुरी की मिसाल था। दोनों ने मिलकर चरण को धक्का दिया और चरण को पकड़वाने की साजिश चल पड़ी। इस मुकाबले में कई लोग घायल भी हुए, पर कोई भी जीवन का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद अनिका की योजनाएं धूमिल होने लगीं, पर उसने हार नहीं मानी। वह और भी गहरी चालें चलने लगी। सरू ने अब सार्वजनिक रूप से कहा कि जो भी इस जहर की बदनीयत में शामिल है, हम उसे उजागर करेंगे। उसने सबूत एकत्र किए और वेद के साथ मिलकर गवाहों को खोजा। सब कुछ धीरे धीरे सच्चाई की तरफ बढ़ा, और इस खोज में अनिका का नाम कई बार सामने आया। पर उससे भी बड़ा खतरा था। जलंधर, जो कि पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था और नील को भी अपने जाल में पिरो चुका था। कहानी का असली संघर्ष अब शुरू हो चुका था। भरोसे की दीवारें टूट रही थीं, रिश्ते पर शक की छाया गहरी हो रही थी, और हर कोई सोच रहा था कि क्या सच के सामने खड़ा हो पाएगा। सरू ने जनता से अपील करने की जगह नहीं छोड़ी, पर उसने कहा कि सच्चाई को बयां करने का सही समय आएगा। उसने लोगों से कहा कि धैर्य रखें, और अगर आप चाहें तो इस संघर्ष की आवाज को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाग सकें, और अगर आप हर मोड़ पर सच सच सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस बीच परिवार ने भी सबक सीखा। किसी की मासूमियत पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है, पर उस भरोसे के साथ खड़े रहना और सच्चाई की लड़ाई लड़ना भी एक बड़ा साहस है। अंततः सेक्शन 1 यहीं खत्म होता है, पर कहानी आगे बढ़ने वाली है। अगले हिस्से में आप देखेंगे कि नील का सच कब सबके सामने आएगा, जलंधर की असली मंशा क्या है, और अनिका की चालें आखिर कैसे बेनकाब होंगी। बने रहिए, और अगर आप चाहें तो बिना देरी के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि सच की इस लड़ाई में आपकी आवाज भी शामिल हो जाए। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सच्चाई और झूठ का फर्क धुंधला पड़ने लगा था। घर की दीवारों के पीछे अब सिर्फ डर और शक का सन्नाटा था। सरू ने अपनी समझदारी से एक बार अपने परिवार की जान तो बचा ली थी, लेकिन उसके सामने अब और भी बड़ा खेल खुलने वाला था। रात के अंधेरे में कई बातें फुसफुसाकर कही जा रही थीं, कई छायाएं दीवारों पर सरक रही थीं, और हर किसी की नजर अब एक दूसरे पर थी। सरू जानती थी कि अनिका अब खुलकर कुछ बड़ा करने वाली है। अनिका के चेहरे की मुस्कान अब एक रहस्य बन गई थी।
उसने अपने कमरे में बैठे हुए शीशे में खुद से कहा, अब वक्त है सबक सिखाने का। उसके शब्दों में जहर टपक रहा था। उसने चरण को बुलाया और कहा, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सरू हमेशा के लिए टूट जाए। उसने एक बार बचा लिया, अब कोई दूसरा मौका नहीं होना चाहिए। चरण ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक थी। वह जानता था कि सरू निडर है, पर वह भी यह समझ चुका था कि अनिका का गुस्सा अब पागलपन की हद तक जा पहुंचा है। दूसरी ओर सरू और वेद ने मिलकर नई योजना बनाई। वे जानते थे कि अगर अनिका और चरण को रंगे हाथों पकड़ना है तो उन्हें खुद को शिकार बनाना पड़ेगा। सरू ने कहा, अगर इस बार हम चूक गए तो हमारा परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। वेद ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं। उसी रात दोनों ने सबूत जुटाने के लिए पुराने कैमरे और रिकॉर्डर लगाना शुरू कर दिए। उन्हें पता था कि कोई न कोई जरूर गलती करेगा। सुबह का समय हुआ। घर में माहौल शांत था, लेकिन सरू के दिल में तूफान था। तभी अचानक अनिका ने सबको एक पूजा के बहाने से इकट्ठा किया। सरू को समझ नहीं आया कि अब क्या चाल चलने वाली है। पूजा के बाद जैसे ही सब प्रसाद लेने को उठे, अनिका ने धीरे से सरू के पास आकर कहा, देखो सरू, अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। सरू के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते अनिका, देखना तुम्हारा झूठ बहुत जल्द गिर जाएगा। उस शाम जब सब सोने की तैयारी में थे, वेद ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। कुछ समय बाद स्क्रीन पर अनिका और चरण की बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी। चरण कह रहा था, अगर सरू जिंदा रही तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, और अनिका बोली, तो उसे खत्म करना ही होगा। वेद ने यह सुनते ही सरू को बुलाया। दोनों ने फैसला किया कि अब इस सच को सबसे छुपाकर नहीं रखा जा सकता। लेकिन जब सुबह वे सबूत दिखाने गए तो सारा डेटा गायब था। कोई उस कमरे में घुस चुका था, सबूत नष्ट कर दिए गए थे। सरू को समझ आया कि घर में कोई तीसरा भी शामिल है। अब शक की सुई नील पर गई, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि कैमरे कहां लगाए गए थे। नील के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब सरू ने उससे सवाल किया तो उसने कुछ भी नहीं। रात गहरी थी, हवा में बेचैनी थी और चारों तरफ बस डर का सन्नाटा फैला हुआ था। सरू की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। उसे पता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अनिका भले ही गायब हो गई हो, लेकिन उसकी परछाई अब भी उनके आसपास मंडरा रही थीं। तभी अचानक खिड़की से एक पत्थर अंदर गिरा, जिस पर एक नोट बंधा था। सरू ने कांपते हाथों से वो नोट खोला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, आज रात 12 बजे पुरानी हवेली में मिलना, नहीं तो आर्य की जान चली जाएगी। वो पढ़ते ही सरू की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत वेद और झेंडे को बुलाया। वेद ने कहा, यह साफ है कि यह अनिका की चाल है, लेकिन हम उसे बिना तैयारी के नहीं जाने दे सकते। झेंडे ने कहा, हम उसके जाल में फंसकर ही उसे पकड़ेंगे। सरू ने सिर हिलाया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब डरने का वक्त नहीं, अब ये आखिरी जंग होगी। रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बचे थे। सरू, वेद और झेंडे तीनों चुपके से पुरानी हवेली पहुंचे। हवेली सुनसान थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और हवा में अजीब सी ठंडक। लेकिन अंदर कदम रखते ही एक आवाज गूंजी, स्वागत है सरू। वो आवाज अनिका की थी। सरू ने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी सामने की दीवार पर प्रोजेक्टर की रोशनी पड़ी और उसमें अनिका की तस्वीर उभर आई। उसने कहा, तुमने मुझे हारा समझ लिया था, लेकिन खेल अभी बाकी है। तभी पीछे से किसी ने सरू को पकड़ लिया। वो चरण था, जो जेल से भाग चुका था। झेंडे और वेद उस पर झपटे, लेकिन अचानक चारों तरफ से जलंधर के आदमी निकल आए। वो तीनों चारों ओर से घिर गए। जलंधर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया और बोला, अब सच तुम्हारे सामने है सरू। आर्य को मैं पहले ही अपने पास रख चुका हूं। सरू ने चिल्लाकर कहा, अगर आर्य को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जलंधर मुस्कुराया और बोला, छोड़ना अब तुम्हारे बस में नहीं। उसने इशारा किया और उसके आदमी एक कमरे की तरफ ले गए जहां आर्य बंधा हुआ था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जज्बा था। उसने सरू को देखा और कहा, मैं जानता था तुम आओगी। वेद ने मौका देखकर एक छिपा हुआ बटन दबाया जो उसने पहले ही लगाया था। अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। झेंडे ने कहा, अब खेल खत्म जलंधर। लेकिन तभी अनिका ऊपर की छत से नीचे कूदती हुई आई। उसके हाथ में बंदूक थी। वो हंसते हुए बोली, खेल तो अब शुरू होगा। सब कुछ सेकंड में हुआ। गोली चली,
सरू ने आर्य को ढाल बनकर बचाया और गोली उसके कंधे में लगी। आर्य ने गुस्से में अनिका पर झपट कर उसे गिरा दिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई और सबको काबू में कर लिया। जलंधर और चरण गिरफ्तार हुए, लेकिन अनिका फिर भी हंस रही थी। उसने कहा, तुम जीत नहीं पाए सरू, क्योंकि मैंने अपने पीछे कुछ छोड़ दिया है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। पुलिस उसे ले गई, लेकिन सरू के मन में डर बैठ गया कि आखिर उसने क्या छोड़ा है। अगले दिन जब सब घर लौटे, माहौल भारी था। डॉक्टर ने कहा कि सरू को आराम की जरूरत है, लेकिन वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, अनिका वापस आएगी। समय बीतने लगा, सब कुछ सामान्य दिखने लगा। आर्य ठीक हो गया। परिवार धीरे धीरे फिर से एकजुट होने लगा। सरू ने अपने घर की दीवार पर पूजा रखवाई ताकि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, लेकिन पूजा के बीच अचानक लाइट चली गई। सब अंधेरे में डूब गए। फिर जब लाइट आई तो दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। सबकी सांसें रुक गईं। सरू के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी मोबाइल की स्क्रीन जली, अनिका की मुस्कुराती तस्वीर और नीचे लिखा था, टू बी कंटिन्यूड। इस दृश्य के बाद हर कोई सन्न था। कहानी जैसे यहीं ठहर गई, लेकिन सच्चाई अभी भी अधूरी थी। अब सवाल यह था कि क्या सच में अनिका जिंदा है या किसी ने उसका रूप धारण कर लिया है? क्या यह सब एक नई साजिश की शुरुआत है? आर्य ने सरू का हाथ थामकर कहा, अब चाहे कुछ भी हो, हम इस बार हार नहीं मानेंगे। सरू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह आखिरी लड़ाई होगी, सच और झूठ के बीच, प्रेम और नफरत के बीच। और इसी वचन के साथ कहानी का यह अध्याय खत्म होता है। लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि हर साजिश की जड़ में एक अधूरी सच्चाई छिपी होती है, और सरू अब उस सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला हिस्सा, अनिका की वापसी और अंतिम सच, सबसे पहले मिले। आपका एक क्लिक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।